A very good morning students, welcome to the last class of The Living World, NCERT 11th का फर्स्ट चैप्टर। हमने अभी तक इसकी थ्योरी को कवर कर लिया है। आइए आज हम उस थ्योरी पर बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो डिस्कस करें। सिंस इट इज योर फर्स्ट डिस्कशन क्लास इन दिस कोर्स, हम इसमें MCQ सॉल्व करेंगे जिसमें एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शंस होंगे। असर्शन रीजन क्वेश्चंस के लिए वी विल डिवाइज सेपरेट कोर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं द लिविंग वर्ल्ड के पहले क्वेश्चन से। नाउ स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले एक और वर्ड ऑफ एडवाइस कि क्वेश्चन सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, करेक्टली सॉल्व करना और इंपॉर्टेंट है, और उसे मिनिमम टाइम में सॉल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो जो 3 घंटे एग्जामिनेशन हॉल के हैं वहां पर हर सेकंड हमारे लिए लैक्स एंड करोड़ ऑफ रुपीस के बराबर है। तो राइट अप्रोच होना बहुत जरूरी है ताकि हमारी स्पीड विद एक्यूरेसी हम अटेन कर सके, यानी कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को करेक्टली सॉल्व कर सके, ताकि जो टाइम हमारा बायो से बचेगा वो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो हमारे हार्डर पोर्शंस हैं उनमें ज्यादा डिवोट कर सके। तो जब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी तो वहां पर सिर्फ आंसर निकालने पर हमारा फोकस नहीं होगा, बल्कि उस आंसर तक कैसे पहुंचना है वो भी हमारा फोकस होगा। Plus, of course, we'll be revising a little bit of theory around that question. So, question number 1. Among the following basic features, which is not a unique feature of living organisms? कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, हमेशा नॉट को अंडरलाइन करने की अभी से हैबिट बनाइए। ये हम ट्रेनिंग कर रहे हैं अपने माइंड, आई एंड हैंड्स के कोऑर्डिनेशन की। हमेशा करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, राइट पूछा है, रॉन्ग पूछा है, हमेशा अंडरलाइन करो, वरना कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम भूल ही जाते हैं कि इन्होंने नॉट पूछा है। आपके दिमाग में यूनिक फीचर, आपने पहला क्वेश्चन देखा या सेकेंड ऑप्शन देखा, जो भी, और सपोज करो ये फीचर है, सपोज, और आपने उसे टिक लगा दिया, सर्कल कर दिया, बट यहां उन्होंने नॉट पूछा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसे अंडरलाइन करने की अभी से हैबिट बनाइए। सो कौन कौन से यूनिक फीचर्स हमने पढ़े थे? हमने 5 मेन यूनिक फीचर्स पढ़े थे। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई यानी कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन एंड एमर्जेंस। लेकिन मेन ये 5 कैरेक्टर्स थे, और इनमें से जो डिफाइनिंग थे वो थे ये तीनों: मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। दे वर डिफाइनिंग फीचर जो नॉन लिविंग में नहीं प्रेजेंट है, लिविंग में, हर लिविंग में प्रेजेंट है। जबकि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन फीचर तो है लिविंग का, पर डिफाइनिंग फीचर नहीं है, क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग में भी होती है और रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग में तो नहीं होता, बट सारे लिविंग्स में भी नहीं होता। इसके एक्सेप्शंस म्यूल, हनी, वर्कर बी, इनफर्टाइल कपल्स हमने पढ़े थे। तो आइए अब हम देखते हैं। इंक्रीज इन साइज, क्या ये यूनिक फीचर है? बताइए। इंक्रीज इन साइज तो नॉन लिविंग का भी होता है, हमने पढ़ा था। कोई रेत का टीला, सैंड ड्यून है या पहाड़ है, तो वहां पे भी तो सरफेस पर पार्टिकल्स एड ऑन होते हैं और इसकी ग्रोथ हो जाती है, इसका साइज इंक्रीज हो जाता है। तो ये यूनिक फीचर नहीं है। हमारे में इंट्रिंसिक ग्रोथ है, इंटरनल ग्रोथ होती है, नॉन लिविंग में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, पर साइज तो दोनों का ही बढ़ता है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, हाँ, सो यही तो पूछा है, विच इज नॉट अ यूनिक फीचर, सो दिस इज नॉट अ यूनिक फीचर, तो ये हमारा आंसर हो गया। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई सिर्फ और सिर्फ हमारे में होता है, सो इट इज अ यूनिक फीचर। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ रेप्लिकेशन, एमर्जेंस, ये भी सिर्फ लिविंग में होता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, अब इससे मेन कंफ्यूजन होता है, क्योंकि हमें पता है कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। तो हम क्या करें? क्योंकि ये 2 ऑप्शंस में से हमें सिलेक्ट करना है। डेफिनेटली साइज में इंक्रीज तो हमारा यूनिक फीचर बिल्कुल भी नहीं है, नॉन लिविंग में होता ही होता है। तो इनमें से अगर हम ओवरऑल बात करें तो रिप्रोडक्शन तो फिर भी नॉन लिविंग में नहीं होता है, हालांकि डिफाइनिंग फीचर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो लिविंग में ज्यादा होता है। तो बेटर ऑप्शन ये है। ये भी यूनिक फीचर नहीं है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन यहां पर ये होगा। हां, अगर मैं यहां पर मेटाबॉलिज्म लिख दूं तो फिर डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा, या मैं यहां मेटाबॉलिज्म लिख दूं तो फिर ABC यूनिक फीचर्स हो जाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, राइट। तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं हमें उसमें से बेस्ट चूज करने की प्रैक्टिस करनी है। सो यहां पर आंसर हो गया ऑप्शन ए। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। Now question number 2, which of the following are considered as twin characteristics of growth? Growth के 2 मायने थे, एक
सेल साइज बढ़ेगा या सेल मास बढ़ेगा, और दूसरा सेल मास जब बढ़ेगा तो फाइनली वो सेल डिवाइड होगा, और सेल डिवाइड होगा तो सेल का नंबर भी बढ़ेगा। सो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई का ग्रोथ से, अच्छा ऐसे नहीं, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये क्वेश्चन आया है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। इनको रीड करने की जरूरत भी नहीं है, यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम, आप सीधे ऑप्शंस पर आओ। अगर चारों ऑप्शंस में 1 है तो उसको मत पढ़ो, क्योंकि इसका मतलब है वो होगा ही होगा कैरेक्टर, लेकिन चारों में नहीं है, एक ही में है, तो 1 हमें पढ़ना पड़ेगा। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, इसका कोई लेना देना नहीं है ग्रोथ से, सो 1 ट्विन कैरेक्टर में से नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। राइट नाउ इंक्रीज इन मास, अब 2 देखो, 2 इसमें नहीं है तो 2 चेक करना पड़ेगा, अगर 2 तीनों में होता तो 2 हम चेक ही नहीं करते, हम टाइम वेस्ट नहीं करते। इंक्रीज इन मास, ऑफ कोर्स मास साइज ये तो बढ़ता ही है, यही तो ग्रोथ की डेफिनेशन हमने पढ़ी है, तो ये कैरेक्टर है, और अगर ये है तो इनमें से अब कोई एक आंसर होगा। अब हमें 3 देखना है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स या इंक्रीज इन विड्थ। देखिए इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स का क्या मतलब है, अगर हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, अमीबा, उनमें क्या होता है, जैसे ही सेल ग्रो करा यानी सेल का मास इंक्रीज हुआ, वो डिवाइड कर गया, तो जब वो डिवाइड कर गया तो क्या हुआ, अगर ये एक बैक्टीरिया था तो अब ये 2 डॉटर बैक्टीरिया बन गए, यानी कि ऑर्गेनिजम्स का या इंडिविजुअल का नंबर बढ़ गया, यानी रिप्रोडक्शन हो गया। तभी तो हमने कहा है कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज हैं या सिनोनिम्स हैं, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। सो हाँ, बढ़ता है नंबर, और ये नंबर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सेल डिवीजन हो रहा है। मल्टी सेल्यूलर में उसे हम सेल डिवीजन कह देंगे, और यूनिसेल्युलर में हम सेल डिवीजन के कारण से न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म हो रहे हैं, यानी रिप्रोडक्शन हो रहा है। सो दिस इज द आंसर। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ग्रोथ होती है तो चौड़ाई भी तो बढ़ती है, लंबाई, चौड़ाई, लेंथ, विड्थ, उन सबको तो हम इंक्रीज इन मास कह रहे हैं, राइट। सो द बेस्ट ऑप्शन इज दैट स्टेटमेंट 2 and 3 are the twin characteristics of growth. So answer is option C. Let's see the next question. Question number 3. Among the following, which is a common phenomenon exhibited by living and non-living to show the feature of growth? दोनों में ग्रोथ होती है, तो कौन सा कॉमन कैरेक्टर है? इंक्रीज इन मास, यस, ये तो है। बाय सेल डिवीजन, नॉन लिविंग में सेल डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सेल तो लिविंग की बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। इंक्रीज इन रेप्लिकेशन भी नहीं होता, सेल ही नहीं बनेगा नॉन लिविंग में, तो डिफरेंशिएशन कहां से होगा? पर हाँ, दोनों का साइज, दोनों का मास बढ़ता है, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो। सो आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 4, ग्रोथ इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय। कैसे ग्रोथ पता कर सकते हो? बहुत सिंपल है, एक बैक्टीरिया है, ग्रो करा, 2 में डिवाइड हो गया, फिर वो दोनों ग्रो करे, 2 में और डिवाइड हो गए। तो ग्रोथ पता करने का क्या तरीका है? आप रिप्रोडक्शन देख लो। आप देखो, अगर 2 बैक्टीरिया हैं, एक में 20 मिनट्स में मान लो उसके 8 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए, यहां पर एक बैक्टीरिया है जिसके 16 डॉटर सेल्स प्रोड्यूस हुए उतने ही 20 मिनट्स में, तो किसमें ग्रोथ ज्यादा हो रही है? जिसमें ज्यादा डॉटर सेल्स बन रहे हैं, वो फटाफट ग्रोथ कर रहा है और रिप्रोड्यूस कर रहा है। सो बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ कल्चर्ड सेल्स, कल्चर नहीं कर रहे हैं, कल्चर्ड सेल्स मतलब जिन बैक्टीरिया को आप कल्चर कर रहे हो, तो पेरेंट्स की बात कर रहे हैं। पेरेंट्स के नंबर काउंट, मास काउंट करने से कुछ नहीं होगा। Analyzing the amount of nutrient absorbed by growth cannot be observed, growth can be observed. In vitro culture by simply counting the number of cells under microscope. आप in vitro मतलब outside the body यानी लेबोरेटरी में कल्चर करिए, एक बैक्टीरिया 2 में डिवाइड हुआ, फिर ये दोनों ग्रो करे, 2 में और डिवाइड हुए, आप इसको ऑब्जर्व करिए माइक्रोस्कोप के अंदर, काउंट करिए डॉटर सेल्स को, आपको पता चल जाएगा कैसी ग्रोथ है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। नाउ
फर्स्ट ऑप्शन से कंफ्यूज मत होइएगा। फर्स्ट ऑप्शन का मतलब है काउंटिंग द मास ऑफ कल्चर्ड सेल्स। मास से नहीं, नंबर से हम पता कर सकते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ यूनिसेल्युलर में सिनोनिमस है। आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नाउ क्वेश्चन 5, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर। हमारे में जरूरी नहीं है कि ग्रोथ हो तो रिप्रोडक्शन हो ही। हमारे में बहुत सारे सेल्स हैं जो लगातार ग्रो कर रहे हैं, 2, 4, 8 सब में डिवाइड हो रहे हैं, जिससे हमारा बॉडी का मास इंक्रीज हो रहा है। रिप्रोडक्शन तो अलग से होगा। ऑफ कोर्स रिप्रोडक्शन में भी यही होगा, सेल्स जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं वो ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे, बट ओवरऑल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हमारे में एक दूसरे में घुले मिले नहीं है, सिनोनिम्स नहीं है, म्यूचुअली इंक्लूसिव नहीं है। सो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, दे आर नॉट सिनोनिम्स। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। तो जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, बोथ ऑफ द अबव, अगर ऐसा कुछ ऑप्शन है तो वही आंसर होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको आपकी थ्योरी के बेसिक्स पे रिलाय करना है। सो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। Now question 6, increase in body mass can be considered a criteria for growth in. Increase in body mass, ये तो living में भी होता है, non living में भी होता है. So it is a criteria for growth in both living and non living. Living में intrinsic growth, non living में extrinsic growth, दोनों में ही mass बढ़ेगा. आंसर है ऑप्शन सी. Now question 7, true regeneration is found in. ये तो हमने डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ा था. ट्रू रीजनरेशन, रीजनरेशन मतलब एक छोटा सा बॉडी पार्ट भी टूट गया, अलग हो गया, और उससे पूरा नया ऑर्गेनिज्म रीजेनरेट, जनरेट मतलब फॉर्म होना, रीजेनरेट मतलब रीफॉर्म होना, और वो मिलता है प्लेनेरिया में, जो एक फ्री लिविंग फ्लैट वर्म है, हम पढ़ेंगे. अमीबा में जनरली बाइनरी फिजन, हाइड्रा में बडिंग, और बैक्टीरिया में भी बाइनरी फिजन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा था. आंसर है ऑप्शन सी. नाउ क्वेश्चन 8, रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट. यानी रिप्रोडक्शन और ग्रोथ किसमें सिनोनिम्स होते हैं? यूनिसेल्यूलर में. तो यहां पर हमें वो ऑप्शन चूज करना है जिसमें सारे यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स दिए हों. बैक्टीरिया, यूनिसेल्यूलर एल्गा एंड अमीबा, सारे यूनिसेल्यूलर हैं. बाकी चेक कर ले, बैक्टीरिया है, अमीबा है, फंजाई मल्टीसेल्यूलर होते हैं, फंजाई मल्टीसेल्यूलर होते हैं, फिलामेंटस आल्गी भी मल्टीसेल्यूलर होते हैं, और मल्टीसेल्यूलर में ये दोनों सिनोनिम्स नहीं होते हैं. सो द बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, जहां पर तीनों ही यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है, ग्रोथ रिप्रोडक्शन सिनोनिमस होगा. क्वेश्चन 9, सिलेक्ट द करेक्ट. हमेशा हैबिट बनाइए. चलिए, म्यूल कैन रिप्रोड्यूस, बिल्कुल नहीं, म्यूल कैन नॉट रिप्रोड्यूस. आपको करेक्ट चूज करना है, ये इनकरेक्ट है, म्यूल स्टेराइल है. मेल डोंकी फीमेल हॉर्स के क्रॉस से बना है. वर्कर बी अंडरगोज रिप्रोडक्शन टू जेनरेट न्यू प्रोजेनी, नो दे आर ऑल्सो स्टेराइल. म्यूल एंड वर्कर बी डू नॉट रिप्रोड्यूस, ये ट्रू है. सो दिस इज द आंसर. लेट्स चेक नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 10, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक्स प्लेस. चाहे वो बिल्डिंग अप एनाबॉलिक रिएक्शंस हो, चाहे वो ब्रेक डाउन कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो, हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सब में होता है, नॉन लिविंग में नहीं होता. लेकिन आर्टिफिशियल कंडीशंस में, लेबोरेटरी कंडीशंस में, सेल फ्री सिस्टम में भी हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म करवा सकते हैं. पर वो लिविंग रिएक्शन तो कहलाएगी, लिविंग थिंग नहीं कहलाएगी. ये हमने पढ़ा था. इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओनली चेक करते हैं, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग नहीं, नॉन लिविंग में तो नहीं होता है. इन आइसोलेटेड सेल फ्री सिस्टम्स यस. सो बोथ ए एंड सी. राइट, आंसर है ऑप्शन डी फॉर दिल्ली. नाउ क्वेश्चन 11, प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म लीड्स टू. मेटाबॉलिज्म हो रहा है, चीजें बन रही हैं, टूट रही हैं, जब बनेंगी तो क्या होगा? ग्रोथ होगी. अमीनो एसिड्स जुड़े, प्रोटीन बना, प्रोटीन से क्या बना? मसल्स बनी, सो ग्रोथ होगी. डेवलपमेंट होगा. फंक्शंस, सारे बॉडी के फंक्शंस क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सेल के अंदर ये रिएक्शंस हो रही हैं. सो इट लीड्स टू ऑल ऑफ दिस. नाउ 12th क्वेश्चन, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ जोलॉजी और बायोलॉजी. हमने पढ़ा है बायोलॉजी मतलब पूरी टोटल बायोलॉजी, जिनके भी नाम में टोटल आएगा, और वो आता है एरिस्टोटल. थियोफ्रिस्टस कहां पढ़ा है? फ्रिस्ट मतलब फॉरेस्ट, मैंने आपको बताया था, फ्रेस्ट फॉरेस्ट, ये बॉटनी के फादर हैं. व्रीज मतलब वेरिएशन, म्यूटेशन के फादर हैं. और कैरोलस लीनियस हमने पढ़ा था, कार, इनके नाम में कार है, और कार है तो कार चलती है टैक्सी में, तो ये टैक्सोनॉमी के फादर हैं. सो आंसर है ऑप्शन ए. नाउ
13th, a defining property or characteristic of living organism is defining. अब यहां इन्होंने particular defining word दे दिया, तो growth reproduction नहीं हो सकता. Increase in mass तो growth है, ये defining property नहीं है, development नहीं है, growth नहीं है, consciousness है, respond to external stimuli, metabolism, cellular organization. These three were defining properties. तो आंसर है ऑप्शन C. Now 14th, biological organization in living state begins at. कहां से शुरुआत होती है? सेल. सेल, फिर टिश्यू, फिर ऑर्गन सिस्टम. सो आंसर इज ऑप्शन सी, cellular level. Now question 15, a living organism can be easily distinguished from non-living on the basis of interaction with environment and progressive evolution. Interaction with environment, एनवायरमेंट के साथ तो नॉन लिविंग भी इंटरैक्ट कर रहा है, तभी तो एनवायरमेंट में कोई सैंड ड्यून है, कहीं पे तूफान आया, हवा चली और रेत आकर उस सैंड ड्यून पे ऐड हो गई, तो ये भी तो उसका एक इंटरैक्शन है, तो ये इंटरैक्ट कर रहे हैं. मूवमेंट एंड ग्रोथ दोनों में होती है. रिप्रोडक्शन, यस. अब आप कहोगे कि मैम रिप्रोडक्शन क्यों? रिप्रोडक्शन भी तो डिफाइनिंग फीचर नहीं है. स्टूडेंट्स यहां पर डिफाइनिंग फीचर नहीं पूछा है. डिफाइनिंग फीचर पूछते तो आंसर होता नन ऑफ द अबव, पर यहां डिफाइनिंग नहीं पूछा. यहां पूछा है कि लिविंग को नॉन लिविंग से कैसे डिस्टिंग्विश करोगे. तो रिप्रोडक्शन तो नॉन लिविंग में नहीं, ये अलग बात है कि कुछ लिविंग में भी नहीं होता, बट नॉन लिविंग में तो डेफिनेटली नहीं होता है. नो नॉन लिविंग कैन रिप्रोड्यूस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. सो दिस इज the main out of all these. Let us solve one more question. 16th, what is illustrated by the statement? NCERT में दिया हुआ है nothing lives forever yet life continues. कुछ भी अमर नहीं है, कोई भी अमर नहीं है, फिर भी जीवन चलता रहता है. क्यों? रिप्रोडक्शन के कारण. हमारी पेरेंट्स की जनरेशन अमर नहीं है, लेकिन they have reproduced our generation. Our generation is not अमर, इमॉर्टल, लेकिन हमारी नेक्स्ट जनरेशन रिप्रोड्यूस हो जाएगी. सो बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन वी कैन से दैट नथिंग लिव्स फॉर एवर बट येट लाइफ कंटिन्यूस बिकॉज ऑफ द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस. तो आंसर है ऑप्शन सी. नाउ क्वेश्चन 17, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स इज स्टडीड अंडर. दो चीजें पढ़नी है. एक डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो नेचुरली उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, नॉर्म देना पड़ेगा, क्लासिफाई करना पड़ेगा, यानी टैक्सोनॉमी. और उनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी जब हम स्टडी करते हैं, यानी फाइलोजेनी, उसे मिलाकर हमने कहा था सिस्टमैटिक्स. लिनियस ने सबसे पहले इस वर्ड को यूज किया था उनकी बुक सिस्टमा नेचुरे में. सो दिस इज द आंसर. मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की स्टडी, एनाटॉमी इंटरनल कैरेक्टर्स की स्टडी, टैक्सोनॉमी सिर्फ क्लासिफिकेशन की स्टडी, बट जब उसके साथ एवोल्यूशनरी जुड़ गया, हिस्ट्री की स्टडी, तो सिस्टमैटिक्स. तो ये तो हमारा नोट्स बेस्ड क्वेश्चन है. नाउ 18, हु हैज रिटन सिस्टमा नेचुरे? स्टूडेंट्स, दो बुक्स, स्पीशीज प्लांटारम एंड सिस्टमा नेचुरे. ये दो बुक्स दोनों ही कार्ल वॉन लिन या कैरोलस लिनियस ने लिखी हैं, और ये पहले लिखी थी प्लांटेरम 1753 में और ये 1758 में. इसके 10th एडिशन में एक्चुअली उन्होंने पब्लिकेशन दिया था. फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्ल वॉन लिनियस या कैरोलस लिनियस हैं. ये दो बुक्स उन्होंने लिखी थी, और तो यहां पर डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनियस. अर्नस्ट मेयर कहां पढ़ा था? इन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया है. विटेकर हम आगे जाके पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है. और रॉबर्ट हुक हमने पढ़े थे फादर ऑफ साइटोलॉजी, सेल की स्टडी जो होती है उसके फादर. सबसे पहला सेल वॉल रॉबर्ट हुक ने ही डिस्कवर किया था. सो यहां पर डायरेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, दैट इज लीनियस. नाउ 19, विच इज द फर्स्ट स्टेप इन टैक्सोनॉमी? फर्स्ट स्टेप, वैसे तो 4 स्टेप पढ़े थे हमने. सबसे पहले डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, उसके कैरेक्टराइजेशन करना पड़ेगा, फिर आइडेंटिफिकेशन कंपेयर करके, फिर नॉमेनक्लेचर और फिर क्लासिफिकेशन. गिविंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी टू द ऑर्गेनिज्म. एकदम से कैसे कैटेगरी दे दोगे? पहले पता तो करो कौन सा है.
आइडेंटिफिकेशन, हाँ हो सकता है। नॉमेनक्लेचर, नाम कब देंगे? जब पहले आइडेंटिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन भी बाद में होगा। पहले आइडेंटिफाई करेंगे, नाम देंगे, और फिर एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में उसको प्लेस करेंगे, यानी क्लासिफाई कर देंगे। सो पहला स्टेप इनमें से क्या हो गया? आइडेंटिफिकेशन। अगर कैरेक्टराइजेशन दे देते तो वो पहला स्टेप होता। नाउ क्वेश्चन 20, हु प्रपोज बायनॉमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर? साइंटिफिक नेम बायोलॉजिकल नेम में दो वर्ड्स का बना होता है, पहला जेनेरिक नेम और सेकंड स्पीशीज एपिथेट। ये सब कुछ बताया था। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस ने। एपी डे कैंडोल ने टर्म टैक्सोनॉमी दिया है। बेंथम एंड हुकर बहुत फेमस साइंटिस्ट हुए टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। हचिनसन तो एक साइंटिस्ट हैं, इनके नाम पर एक डिजीज भी हम लेटर ऑन चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे। 21, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर मीन्स अ साइंटिफिक नेम विच कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। सही है स्टूडेंट्स, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें बहुत लंबा लंबा ऑप्शन है तो हमेशा पार्ट्स में ऑप्शन को पढ़ के चेक करते जाओ। सो साइंटिफिक नेम है यस, टू वर्ड्स हैं यस, जेनेरिक नेम यस, स्पेसिफिक नेम यस। स्पेसिफिक मतलब स्पीशीज नेम। वन नेम नो, पढ़ने की जरूरत नहीं है। टू नेम यस, वन वर्नाक्युलर मतलब लोकल नेम नो, ये तो साइंटिफिक नेम है। टू नेम यस, वन इन लैटिन एंड वन इज अदर इज द नेम ऑफ द पर्सन नो। दोनों वर्ड्स लैटिन के होते हैं। सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ लेट्स सी वन मोर। साइंटिफिक नेम आर प्रिंटेड इन डैश एंड डिराइव्ड फ्रॉम। हैंड रिटन लिखते हैं तो अंडरलाइन करते हैं सेपरेटली, प्रिंट करते हैं इटैलिक्स में, और डिराइव है ये सारे लैटिन से, कुछ ग्रीक से भी है बट मेनली लैटिन से। सो प्रिंटेड इन इटैलिक्स तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इन तीनों में से सारे हो सकते हैं, बट डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन। सो दिस इज द आंसर, बी फॉर बॉम्बे। नाउ 23, विच वन इज करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम? हमेशा अंडरलाइन करिए करेक्टली इनकरेक्टली। पहला वर्ड जेनेरिक नेम स्टार्ट होगा कैपिटल से, दूसरा वर्ड स्पीशीज नेम हमेशा स्टार्ट होगा स्मॉल अल्फाबेट से। सो पैंथेरा टिग्रिस ये गलत दिया हुआ है, ये स्मॉल आना चाहिए। मैंजीफेरा इंडिका ये करेक्ट है, यहां पर भी ये स्मॉल आना चाहिए, स्पीशीज है, और यहां पर भी इसको ऐसे लिखा जाएगा। सो द ओनली करेक्टली रिटन इज ऑप्शन बी, बी फॉर बॉम्बे, दैट इज मैंजीफेरा इंडिका, साइंटिफिक नेम फॉर मैंगो। नाउ 24, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? हमने इसके लिए ट्रिक भी पढ़ी थी, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। सो बेसिक यूनिट क्या है? स्पीशीज। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ 25, बायनॉमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन। किस पर बेस्ड है ये? उनके कैरेक्टर्स पर। मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं? मॉर्फोलॉजिकल। हालांकि अब जो टैक्सोनॉमी है उसमें मॉर्फोलॉजिकल, साइटोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, बायोकेमिकल हर तरह के कैरेक्टर्स हैं, बट क्योंकि हमें एक ऑप्शन चूज करना है तो ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंग मॉर्फोलॉजी के ऊपर। सो आंसर इज ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। नाउ 26, इन मैंजीफेरा इंडिका द वर्ड मैंजीफेरा इज अ, पहला वर्ड हमेशा जीनस होता है, और इंडिका पूछते तो स्पीशीज, तो यहां पर आंसर हो गया ए। Now 27, choose the wrong statement regarding universal rules of nomenclature. Underline कर लिया है, wrong पूछा है। First word represents genus, true. First word denotes genus and starts with a capital letter, true. Both the words in a biological name when handwritten are separately underlined, true. आंसर डी ही होगा, चेक कर लेते हैं। Biological names are generally printed in English. No, they are printed in italics. And origin from Sanskrit? No, origin is from Latin. तो यही false है और यही हमारा आंसर है। So answer is option B. B for Delhi. Next question. 28. Who coined the term species? Species का biological concept अर्नस्ट मेयर ने दिया था, but species terminology term जॉन रे ने दिया है। एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी, लिनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स। याद है हमने याद किया था मेंडल यानी मेडल, मेडल उसे मिलता है जो इंटेलिजेंट है, जिसकी जीन्स बढ़िया है, सो फादर ऑफ जेनेटिक्स। नाउ 29, थर्ड नेम इन अ ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर इंडिकेट्स। थर्ड नेम, पहला नाम ब्रासिका हमेशा जीनस है,
दूसरा नाम ओलिरेसिया स्पीशीज है, और तीसरा नाम कैपिटेटा। अगर हम एनिमल प्लांट्स की बात करें तो इट इंडिकेट्स वेराइटी, बट अगर हम एनिमल्स की बात करें जैसे गोरिल्ला गोरिल्ला गोरिल्ला, तो तीसरा वाला गोरिल्ला क्या है? सब स्पीशीज। सो जीनस, स्पीशीज एंड सब स्पीशीज इन एनिमल्स एंड वेराइटी इन प्लांट्स। सो आंसर इज ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। ट्राइब कहां पर आती है स्टूडेंट्स? सब फैमिली एंड जीनस के बीच में। 30 अ स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग स्पीशीज तब कहेंगे जब नेचुरली फ्रीली इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करें, वो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। सो दे कैन इंटरब्रीड फ्रीली, यस। डू नॉट इंटरब्रीड, नहीं, ब्रीड तो करते हैं। कैन लिव टुगेदर, ये सही है, दे विल लिव टुगेदर, पर ऐसा थोड़ी ना है जो भी, अब ऐसे तो आपके घर में कुत्ता भी है, बिल्ली भी है, चूहे भी है, सब साथ रह रहे हैं, तो कोई एक स्पीशीज थोड़ी ना हो गई। कैन इंटरब्रीड ओकेजनली, नहीं, फ्रीली ब्रीड कर सकते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन ए। अब आप कंफ्यूज मत होइएगा कि डॉग्स हमेशा थोड़ी ना ब्रीड करते हैं, है तो सीजनल ब्रीडर, लेकिन उस सीजन में कभी भी फ्रीली ब्रीड कर सकते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन ए, दे कैन ब्रीड फ्रीली। 31 The number of plant species described in book Species Plantarum written by Carolus Linnaeus is 1753 में इन्होंने बुक दी थी, और प्लीज नोट इन योर नोट्स में आप नोट कर लेना, इसमें इन्होंने 5900 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स के बारे में बात की थी, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 6000। इतनी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स को उन्होंने नाम दिया था। कितना काम किया है सोचिए। चलिए नेक्स्ट। सो यहां पर आंसर है बी फॉर बॉम्बे। आया हुआ क्वेश्चन है, नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। 32 द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड, इवोल्यूशनरी, सिर्फ इवोल्यूशनरी तो फाइलोजेनी, फाइलोजेनी प्लस टैक्सोनॉमी होती तो सिस्टमैटिक्स। नेक्स्ट 33 बायोसिस्टमैटिक्स रेफर टू, बायोसिस्टमैटिक्स, सिस्टमैटिक्स मतलब टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनी, और बायो का मतलब न्यू या न्यू सिस्टमैटिक्स को बोलते हैं। जैसे न्यू टैक्सोनॉमी है, एक तो ओल्ड है, ओल्ड में तो हम सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेते हैं, पर न्यू में या बायो में हम सारे कैरेक्टर्स को लेते हैं, सब तरह के। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यस, बेस्ड ऑन देयर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यस, क्योंकि सिस्टमैटिक्स वर्ड आ गया है तो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री आएगा। एस्टैब्लिशिंग देयर फाइलोजेनी ऑन द टोटलिटी ऑफ वेरियस पैरामीटर्स, सारे मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, साइटोलॉजिकल, सब, तो ये ठीक लग रहा है, बट बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। आइडेंटिफिकेशन एंड अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइटोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा, केवल मॉर्फोलॉजिकल पढ़ा है ओल्ड सिस्टमैटिक्स, बट अकेला साइटोलॉजिकल तो कुछ भी नहीं पढ़ा। प्लस इसमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की भी बात नहीं की है, जबकि बायोसिस्टमैटिक्स के बारे में पूछे तो ये वैसे भी आंसर नहीं होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन प्लस फाइलोजेनी की स्टडी, वो भी सारे कैरेक्टर्स पर बेस्ड, केवल मॉर्फोलॉजिकल पर नहीं, ये तो ओल्ड सिस्टमैटिक्स होता। ऑप्टिमाइजिंग वेरियस टैक्सा ऑफ क्लासिफिकेशन एंड एस्टैब्लिशिंग देयर रिलेशनशिप्स, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। आंसर है ऑप्शन ए। चलिए लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन 34। अरेंज द फॉलोइंग इन लीनियर हियरार्की, मतलब किसके बाद क्या आता है, तो डायरेक्ट ट्रिक है। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, इनको सॉल्व कैसे करना है देखो, पूरा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ए से स्टार्ट करो। किंगडम के बाद ऑर्डर आता है क्या? नहीं आता। किंगडम के बाद फैमिली नहीं आती। किंगडम के बाद फाइलम आता है, तो अब आगे देखना पड़ेगा। कीप पॉट्स क्लीन, तो क्लास तो यहां कहीं दे रखा है, ऑर्डर नहीं आता इसके बाद, तो यही आंसर होगा। चेक कर लीजिए, उल्टा दे रखा है इन्होंने, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स क्लीन गेट्स सिक, तो इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है, लोएस्ट से हाईएस्ट कैटेगरी की तरफ। सो आंसर है ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। नाउ 35 स्पीशीज इज कंसिडर्ड एज स्मॉलेस्ट यूनिट, बेसिक यूनिट, लोएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, लार्जेस्ट नहीं, की ऑफ टैक्सोनॉमी नो, स्मॉलेस्ट यस, बोथ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नो। लार्जेस्ट कौन सी होगी? किंगडम, जिसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स आएंगे। सो यहां पर आंसर है ऑप्शन सी। 36 सोलेनम एंड पैंथेरा आर, अभी हमने नाम पढ़े हैं, सोलेनम ट्यूबेरोसम आलू का, पोटैटो का नेम है,
पैंथेरा लियो लायन का, या टिग्रिस या पार्डस जो टाइगर और पैंथर के नेम्स हैं। तो ये फर्स्ट वर्ड क्या बताता है? जीनस। सो सोलेनम भी जीनस है और पैंथेरा भी जीनस है। सो जीनस एंड जीनस, दिस इज द आंसर। ऑलराइट, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। बोथ आर जेनेरिक नेम्स, बोथ आर जीनस। 37 in Solanum tuberosum first and second word stand for, first word genus, second word species. So genus and generic name no, पहला तो genus है but ये generic name नहीं है। species epithet and species नहीं, species तो सही है second alphabet के लिए but first species epithet नहीं है। specific name, specific मतलब species का नाम नहीं, पहला genus है और second species है, उल्टा दे रखा है, तो ये आंसर है। फर्स्ट इज जेनेरिक नेम, सेकेंड इज स्पेसिफिक नेम। अगर मैं इस क्वेश्चन में उल्टा कर दूं, इन सोलेनम ट्यूबरोसम सेकेंड एंड फर्स्ट वर्ड आर रिस्पेक्टिवली, सेकेंड एंड फर्स्ट, तो सेकेंड स्पेसिफिक नेम और पहला जेनेरिक नेम, तब आंसर सी हो जाता। तो बड़ा ध्यान से देखना है कि फर्स्ट और फिर सेकेंड पूछा है जब भी रिस्पेक्टिवली आए, या सेकेंड एंड फर्स्ट पूछा है। यहां पर आंसर है डी फॉर दिल्ली। 38 इन हायरार्किकल क्लासिफिकेशन क्लास ऑक्यूपाइज अ स्पेस बिटवीन, ये सेम जब भी क्वेश्चन है ऐसे साइड में शॉर्ट में ऐसे ही ट्रिक लिख लेना। क्लास किसके बीच में है? क्लास, फाइलम एंड ऑर्डर, दिस इज द आंसर। किंगडम फाइलम के बीच में कोई कैटेगरी नहीं है, ऑर्डर और फैमिली के बीच में भी कुछ भी नहीं है, फैमिली और जीनस के बीच में भी कोई कैटेगरी नहीं है। होती है वो सब फैमिली सुपर जीनस, वैसे ऑब्लिगेटरी नहीं है। आंसर है सी। 39 हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये तो 10 बार पढ़ चुके हैं, लिनियस। और डी एपी डे केंडॉल ने क्या किया था? टर्म टैक्सोनॉमी दिया था। आंसर है ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। 40 टर्म टैक्सोनॉमी वाज कॉइन्ड बाय, अभी अभी पढ़ा, डी कैंडो। ये तो रट गए होंगे अभी तक आपको। 41 व्हाट इज टॉटोनिम्स? टॉटोनिम मतलब जहां जीनस और स्पीशीज का नाम सेम होता है, जैसे गोरिल्ला गोरिल्ला, बहुत सारे पढ़े थे हमने। कोबरा नाजा नाजा, चूहा रैट रैटस रैटस, टोड ब्यूफो ब्यूफो, आउल उल्लू ब्यूबो ब्यूबो, ये सारे। सो अनसाइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नो, कॉमन नेम यूज्ड एज साइंटिफिक नेम नो, नॉन लैटिनाइज नेम नो, आइडेंटिकल नेम फॉर जीनस एंड स्पीशीज, टॉटोनिम्स। और ऑटोनिम क्या था? जहां स्पीशीज और सब स्पीशीज का नाम सेम था। यहां पर आंसर है डी। 42 ICBN stands for इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, और वो भी इंटरनेशनल। देखो एक सेम ऑप्शन दिया है बट यहाँ इंडियन कर दिया है, तो ध्यान रखना इंटरनेशनल कोड्स थे वो सारे। इंटरनेशनल कोड फॉर जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया ICNB, राइट। इंटरनेशनल कमिटी फॉर टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस ICTV, ये सब हमने पढ़े हैं। 43 In which of the following Carolus Linnaeus biological nomenclature were first published? 2 बुक्स निकाली उन्होंने, एक स्पीशीज प्लांटेरम 1753 में, जिसमें प्लांट्स की 6000 स्पीशीज को नाम दिया, और फिर 5 साल बाद 1758 में सिस्टमा नेचुरे, जिसमें एनिमल की स्पीशीज का नॉमेनक्लेचर उन्होंने निकाला था। ये पूछ रहे सबसे पहले, सो फर्स्ट किस में पब्लिश हुआ? जो पहले पब्लिश हुई, यानी स्पीशीज प्लांटेरम, बाद में सिस्टमा नेचुरे। नाउ 44 two or more species which occupy the same or overlapping area are known as, अगर अलग अलग एरिया है तो एलोपैट्रिक, अलग अलग एरिया है। अगर सेम एरिया है इस तरह से, ये इसी इधर पे ए है और यहां पर बी भी है, लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं आपस में, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है, इन्हें हमने कहा था सिम्पैट्रिक, सेम एरिया में है। सिबलिंग स्पीशीज जो दिखने में सेम है बट रिप्रोड्यूस नहीं करते आपस में, ड्रोसोफिला की 2 स्पीशीज पड़ी थी। सब स्पीशीज मतलब स्पीशीज के नीचे जो ग्रुपिंग करेंगे। सो आंसर है ऑप्शन ए, सिम्पैट्रिक। नाउ 45 द सफिक्स फाइटा इंडिकेट्स, नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, आपके नोट्स में इंक्लूड करिए। फाइटा वर्ड लगाते हैं डिविजन या फाइलम के लिए, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब आ जाएगा समझ आपको जैसे जैसे हम आगे प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज यूज्ड फॉर डिविजन। आंसर है ऑप्शन बी फॉर दिल्ली। इसको नोट्स में ऐड करिएगा जहां पर हमने वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज लिखी हैं। 46 सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट। ह्यूमन साइंटिफिक नेम इज होमो सेपियन। अच्छा, अब इनको कैसे सॉल्व करना है?
ये क्वेश्चन ऐसे नहीं पढ़ना, पूरा टाइम वेस्ट नहीं करना, इसके ऑप्शंस देखेंगे। पहले 1 नंबर देखो, अगर 1 सब में है तो चेक करने की जरूरत नहीं है, वो ट्रू है, बट यहां सब में नहीं है, 2 में है 2 में नहीं है, तो चेक करना पड़ेगा। तो चेक करते हैं। ह्यूमन साइंटिफिक नेम इज होमो सेपियन, ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो ये 2 आंसर्स नहीं हो सकते हैं। अब हम सिर्फ इन 2 पे फोकस करेंगे और अपना टाइम सेव करेंगे। हम 3 देखेंगे, 3 अगर दोनों में होता हम चेक नहीं करते, बट 3 सिर्फ एक में है तो हमें चेक करना पड़ेगा। 3, सीधे 3 पे आ जाइए। हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज डिवीजन, रॉन्ग, इट इज किंगडम। ये फॉल्स है, हमसे ट्रू पूछा है, ये फॉल्स है, हमसे ट्रू पूछा है, तो 3 नहीं हो सकता आंसर में, तो ये आंसर हो गया। अब सही अप्रोच फॉलो करने की ब्यूटी समझो। आपको ना 2 पढ़ना पड़ा, ना 4, ना 5, ना 6, और आपका आंसर आ गया। कितना सारा टाइम सेव हो गया। अब आप चेक कर लो, 4 और 5 भी ट्रू होने चाहिए। देखें 4, टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक इज कॉल्ड टैक्सॉन, सही है। अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट जीनस। जीनस में क्या करते हैं, रिलेटेड स्पीशीज रखते हैं, ये भी सही है। और बचे हुए सारे गलत भी होने चाहिए। देखें, टर्म सिस्टमैटिक्स वाज कॉइन्ड बाय डी कैंडोल्नो, ही कॉइन्ड द टर्म टैक्सोनॉमी, नॉट सिस्टमैटिक, सो दिस इज फॉल्स। 2 भी गलत होना चाहिए। स्पीशीज प्लांटेरम इज रिटन बाय जॉन रे, नहीं, सॉरी, जेनेरा प्लांटेरम, ध्यान रखिए, नोट्स में ऐड करिएगा। स्पीशीज प्लांटेरम तो लिनियस ने लिखी थी, बट जेनेरा प्लांटेरम बेंथम एंड हुकर ने लिखी थी। याद है जब हर्बेरियम पढ़ा था तब मैंने बताया था इनका क्लासिफिकेशन यूज करते हैं शीट्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो प्लीज ऐड इन योर नोट, स्पीशीज प्लांटेरम वाज रिटन बाय लिनियस बट जेनेरा प्लांटेरम वाज रिटन बाय बेंथम एंड हुकर। ये क्वेश्चन आता है, तो ये भी फॉल्स है। तो 1, 4 एंड 5 ही ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। हमारा आंसर है ऑप्शन सी। बट इंपॉर्टेंट ये है कि हमने अपना बहुत सारा टाइम सेव करा और फिर भी करेक्ट आंसर निकाल दिया। वो टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री में देना है। सो आंसर है ऑप्शन सी। नाउ 47, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ डीपीपी, ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट्स। इट इज हर्बेरियम। ए आपको पता है हर्बेरियम, ये 2 आंसर्स नहीं हो सकते। नाउ डैश लेबल्ड, अरेंज्ड सिस्टमैटिकली फॉर फर्दर रेफरेंस। तो ये जो हर्बेरियम की शीट्स हैं, इन्हें किस पे माउंट करते हैं, फिल्म पे या पेपर शीट पे, शीट्स पे, और फिर उन शीट्स को बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग स्टोर कर देते हैं। सो एनसीईआरटी की लाइंस पर बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर है ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। नाउ क्विकली 48, which taxonomical aid provide information about a particular taxon like family or order? एक taxon, एक मतलब मोनोग्राफ। हर्बेरियम में डेड, प्रेस्ड, डीपीपी, ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड, यानी डेड नॉन लिविंग प्लांट्स को स्टोर करते हैं। कैटलॉग में सिस्टमैटिक, अल्फाबेटिकली सारा उस एरिया की स्पीशीज की ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और नेमिंग, नंबरिंग होती है। टैक्सोनॉमिक की एक एनालिटिकल टूल है, हमने पढ़ा था। सो आंसर है ऑप्शन डी फॉर डेली, मोनोलॉग, सॉरी मोनोग्राफ। 49, मैच द कॉलम्स। अब मैच द कॉलम्स कैसे सॉल्व करने? स्टूडेंट्स, मैच द कॉलम्स हमेशा, चाहे ये चैप्टर हो चाहे कोई भी हो, आजकल बहुत नीट में आते हैं। हमें ये सब कुछ नहीं पढ़ना, हमें ये मैचिंग फैचिंग नहीं करनी, टाइम वेस्ट नहीं करना, हम सीधे ऑप्शंस पे जाएंगे। ए या तो 1 है, 3 है या 4 है, चेक करते हैं। ए को पहले 1 से चेक करते हैं। प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स, नहीं, तो 1 नहीं हो सकता, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब 3 देखते हैं। प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमन ऑन अ शीट, ये हो सकता है, यही होता है एक्चुअली, पर 4 को भी चेक करना पड़ेगा एक बार। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग प्लांट, हर्बेरियम में लिविंग प्लांट नहीं होते, तो 4 भी नहीं हो सकता। खत्म क्वेश्चन, आ गया आंसर, कुछ भी नहीं करना पड़ा, बाकियों को तो पढ़ना भी नहीं पड़ा। चेक करें, देखिए ये तो 3 हो गया। अब क्विकली एक बार एग्जाम में चेक कर लो ऑप्शन से ही, 4, 2, 1, देखिए 4, 2, 1 चेक करते हैं। बोटानिकल गार्डन में हम क्या करते हैं, बहुत सारे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग प्लांट्स को लगाते हैं। जूलॉजिकल पार्क में लिविंग वाइल्ड एनिमल्स को इन देयर नेचुरल हैबिटेट, नहीं, इन देयर नेचुरल लाइक हैबिटेट लिख देती हूं मैं। नेचुरल नहीं है, नेचुरल जैसे, ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशंस। म्यूजियम में प्लांट्स एनिमल्स दोनों को रखते हैं, राइट? सो द आंसर इज ऑप्शन ए।
मैच द कॉलम्स हमेशा ऐसे सॉल्व करिए स्टूडेंट्स, बहुत टाइम सेव होता है और कोई कंफ्यूजन नहीं होता, वरना बहुत सारा टाइम चला जाता है हमारा वहीं पर वो लाइंस खींच खींच के मैच करने में। सो आंसर है ऑप्शन ए। नाउ 50, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कैन कैटेगराइज ऑल द अदर्स? जो सबसे मतलब बेसिकली ये हाईएस्ट पूछ रहे, जैसे सपोज 10 स्पीशीज हैं, उन्हें आप जीनस में रख सकते हो, बहुत सारे जीनस को फैमिली में रख सकते हो, बहुत सारी फैमिली को ऑर्डर में रख सकते हो, बहुत सारे ऑर्डर्स को क्लास में रख सकते हो, बहुत सारे क्लास को फाइलम में, बहुत सारे फाइलम को किंगडम में। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक, यानी इनमें से अगर कोई पूछे कि ये सारे ऑर्डर्स, इस ऑर्डर में सारी फैमिलीज, उन सारी फैमिलीज के सारे जीनस, उन सारे जीनस के सारे स्पीशीज किस में हैं? इस क्लास में, और ये बहुत सारी क्लासेस भी किस में? फाइलम में। तो मेनली जो भी हाईएस्ट टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी यहां दी गई है वही हमारा आंसर होगा। सो सबसे ऊपर इनमें से क्लास दिया हुआ है। अगर यहां फाइलम ऑप्शन होता तो वो आंसर हो जाता, किंगडम ऑप्शन होता तो वो आंसर हो जाता। So, यहां पर आंसर है ऑप्शन सी, क्लास, विच इज द हाईएस्ट अमंगस्ट दीज। नाउ 51, लार्जेस्ट हर्बेरियम इन द वर्ल्ड इज, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। हमने 2 ही हर्बेरियम पढ़े हैं, एक जो रॉयल बोटानिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड लंदन में जो है 6 मिलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स को वहां पर स्टोर किया गया है, प्रिजर्व किया गया है, और एक सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कैलकाटा में जिसमें 2 मिलियन प्लांट स्पीशीज को किया है, जो इंडिया का लार्जेस्ट है। सो ये तो डायरेक्ट नोट्स का क्वेश्चन है, ऑप्शन सी। नाउ लार्जेस्ट हर्बेरियम इन इंडिया, वही सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम कोलकाता। 53, वेयर लेबलिंग इज डन और पेस्टेड ऑन हर्बेरियम शीट, ये हर्बेरियम शीट है, ये आपने प्लांट है, यहां पर लेबल करते हैं, ऐसे खड़े हैं तो ये राइट साइड है, सो राइट साइड, और वो भी लोअर साइड, सो राइट लोअर, सो अपर नहीं, लोअर और वो भी राइट, सो दिस विल बी द आंसर, लोअर राइट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ 54, व्हाट साइज ऑफ हर्बेरियम शीट एंड लेबल इज जनरली यूज्ड, इसको नोट्स में ऐड करिएगा, शीट का साइज तो हमने लिखा था, लेबल का साइज ऐड करिएगा, दिस इज द स्टैंडर्ड लेबल साइज 7/12 सेंटीमीटर। ऑलराइट, जस्ट ऐड दिस इन योर नोट्स प्लीज। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। लेबल का साइज 7/12 सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर ध्यान रखना, शीट का साइज और लेबल का साइज दोनों ही सेंटीमीटर्स में है। नाउ यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है जहां भी दी हुई है, क्योंकि क्वेश्चन हो सकते हैं चारों 7/12 आ जाए, लेकिन मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर ऐसा, तो हमें सेंटीमीटर ध्यान रखना है। नाउ 55, व्हाट नेम वुड बी सजेस्टेड फॉर फाइलम इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, हमें पता है किंगडम, फाइलम, फाइलम को भी छोड़ देते हैं, उसके अलावा क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये तो सेम होता है चाहे प्लांट के लिए यूज करो या एनिमल के लिए, बट फाइलम वर्ड जो है वो पर्टिकुलरली एनिमल्स में यूज करते हैं और डिवीजन वर्ड यूज करते हैं प्लांट्स में, सो द आंसर इज डिवीजन, सी। नाउ 56, व्हिच वन इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ बोटानिकल गार्डन, बोटानिकल गार्डन में हम क्या कर रहे हैं, हम नेचुरल कंडीशंस के बाहर लिविंग प्लांट्स को कंजर्व कर रहे हैं, यानी एक्स सिटू कंजर्वेशन ऑफ लिविंग प्लांट्स, राइट। और लिविंग, ये जो जर्म प्लाज्म वर्ड है, इन्हें हम आगे आने वाले चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप इतना समझ लो, जर्म का मतलब होता है बीज, बीज, प्लाज्म मतलब जैसे साइटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म है, तो यानी कि यहां पर हम उन प्लांट्स के जर्म प्लाज्म, जो जीन्स हैं, जेनेटिक्स है, उसे भी स्टोर करते हैं, राइट, एक्स सिटू कंडीशंस में, तो ये ऑप्शन हो सकता है। और देखते हैं, दे आर प्लेसेस फॉर रिक्रिएशन, हंसने खेलने घूमने फिरने के लिए जाते हैं, बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क भी जाते हैं, जू भी जाते हैं, बट स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, हंसने खेलने के लिए थोड़ी ना बनाए हैं, वो तो प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन के लिए बनाए हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। प्लांट डाइवर्सिटी कैन बी ऑब्जर्व्ड, वो तो आप फॉरेस्ट में भी देख सकते हो, वो सिर्फ बोटानिकल गार्डन का फंक्शन थोड़ी ना हुआ, वो तो आप जंगल में चले जाओ, किसी भी गार्डन में चले जाओ तो बहुत सारे तरह के पेड़ दिखेंगे। हालांकि बोटानिकल गार्डन में भी आपको बहुत वैरायटी ऑफ प्लांट्स दिख रहे हैं, यानी प्लांट डाइवर्सिटी दिख रही है, पर ये कोई उसका फंक्शन नहीं है, इसलिए बोटानिकल गार्डन को क्रिएट नहीं किया गया है। प्रोवाइड नेचुरल हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, नेवर।
तो बेसिकली बोटानिकल गार्डन्स क्यों बनाए गए हैं? ताकि एक तो आइडेंटिफिकेशन हो सके प्लांट्स का, और एक हम एक्स सिटू कंजर्वेशन कर सके प्लांट का या उसके जर्म प्लाज्म का. सो द बेस्ट आंसर इज ऑप्शन ए. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. 57 मैच द कॉलम्स. वापस से ये सब कुछ नहीं देखना, सीधे ऑप्शंस पे जाएंगे. ए या तो 1 है, 2 है, 4 है या 5 है. क्या क्या है? 1, 2, 4 या 5 में से कुछ एक है. देखते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लाल बाग. अब सपोज आप बोलोगे मैम लाल बाग तो आपने पढ़ाया नहीं है, मुझे ए ऑप्शन नहीं आता. कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं, बी पे जाते हैं. 1 है या 3 है? बी 1 है या 3 है. एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगी, सब कुछ एक पेज पे होगा. यहां थोड़ा सा पीपीटी की शीट्स आगे पीछे हो रही हैं. सो बी या तो 1 है या 3 है. एग्जाम में तो नीचे के नीचे ही आप हाथ के हाथ चेक कर सकते हो. नेशनल बोटानिकल गार्डन तो पढ़ा है लखनऊ में, याद है. इंडियन बोटानिकल गार्डन कैलकाटा, बट नेशनल बोटानिकल गार्डन लखनऊ. सो 1 या 3. 1 दार्जिलिंग में नहीं है, लखनऊ में है. सो बी का है 3. तो ये दो ऑप्शंस नहीं हो सकते. अब हम सिर्फ इस पर फोकस करेंगे. सी को चेक मत करो क्योंकि सी दोनों में ही 2 है, तो चेक करने की जरूरत ही नहीं, देखने की जरूरत नहीं क्या दिया हुआ है. डी चेक मत करो, दोनों में 4 है. हाँ, अगर ये अलग अलग होता तो यहां चेक कर लेते और यहीं के यहीं आंसर आ जाता, बट अभी आंसर नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा. अब इसको चेक करना है. ई 1 है या 5 है? देखते हैं. ई क्या है? लॉयड्स बोटानिकल गार्डन, और वो तो हमने पढ़ा है 1 या 5. 1 है दार्जिलिंग, राइट. सो ई है 1, तो ये आंसर हो गया ऑप्शन ए. अब चेक कर लो. 2, 4 ये दे रखा है. अब चेक कर लीजिए आप. सो नाउ यू नो नेशनल बोटानिकल गार्डन लखनऊ है, इंडियन बोटानिकल गार्डन कोलकाता पढ़ा है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में है. ये हम आगे 12th में इकोलॉजी जब पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां लिखवाऊंगी, आप चाहे तो अभी भी याद कर सकते हैं. लाल बाग ये भी बोटानिकल गार्डन है बैंगलोर में. अब आप इसको नोट कर सकते हैं, बट आपको नहीं भी पता तो भी आप आंसर दे पाएंगे इस टेक्निक के थ्रू. सो द आंसर इज ऑप्शन ए. बहुत इजी होता है स्टूडेंट्स, इससे हमारा बहुत सारा टाइम और सबसे इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन सेव हो जाता है. वरना मैच द कॉलम्स करते करते एक ऐसा लगता है जैसे कोई भूल भुलैया में पहुंच गए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 58. विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एक्यूरेटली अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर? डिसेंडिंग मतलब सबसे बड़े से सबसे छोटा, है ना. हाईएस्ट कैटेगरी से लोएस्ट की तरफ डिसेंड, नीचे, यानी ऐसा ऑर्डर होना चाहिए. सबसे बड़ा किंगडम, फिर कीप, पॉट्स, क्लीन और फैमिली गेट्स सिक. ये ऑर्डर होना चाहिए. चलिए अब किंगडम तो यहां, अब इसको सॉल्व कैसे करना है? पहले ए ऑप्शन देखते हैं. स्पीशीज के बाद फैमिली, ये तो असेंडिंग हो गया, ऊपर की तरफ जा रहे हैं और बीच का जीनस भी गायब है. भले ही जीनस गायब है, चलो कोई बात नहीं, जीनस तो है ही नहीं, तो हम मान रहे हैं कि जीनस बीच में होगा और उसके बाद फैमिली आ जाएगी, फिर क्लास, फिर ऑर्डर थोड़ी ना आता है. लेकिन इतना भी पढ़ने की जरूरत नहीं. क्यों? क्योंकि ये तो असेंडिंग है. स्पीशीज के, अगर स्पीशीज सबसे पहले दे रखा है तो ये तो लोएस्ट कैटेगरी है, ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता है. तो वैसे तो ये तीनों ही आंसर्स नहीं हो सकते क्योंकि तीनों में लोएस्ट पहले दे रखा है, तो ऊपर की तरफ ही तो जाओगे, तो ये तो असेंडिंग ऑर्डर्स हैं सारे के सारे. आंसर डी ही होगा. तो थोड़ा सा लॉजिक से, कॉमन सेंस से भी कई बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. ये है, देखिए, क्लास, उससे नीचे ऑर्डर, ऑर्डर से फैमिली, उससे नीचे जीनस और उससे सबसे लोएस्ट है स्पीशीज. ऑलराइट, सो द आंसर इज ऑप्शन डी फॉर दिल्ली. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 59. Why taxonomical hierarchical system is used? क्यों यूज करा है इसको? ऑप्शंस देखते हैं. As each higher taxonomic category contains groups और categories below it. बहुत सिंपल सी बात है, अभी अभी हमने बात की थी, जो भी हायर वाली है उसमें लोअर के सारे आएंगे. यानी एक जीनस में कई सारी स्पीशीज, जैसे पैंथेरा जीनस में लियो, टिग्रेस, पार्डस, ये सारी स्पीशीज. फिर उसके ऊपर एक फैमिली में बहुत सारे जीनस जो उसकी लोअर कैटेगरी है, जैसे फेलिडे फैमिली में क्या क्या आ जाता है? फेलिस जीनस आ जाता है जो कैट का है, पैंथेरा जीनस आ जाता है जो टाइगर का है या लायन का है या पैंथर का है. तो हायर कैटेगरी में उसके नीचे वाली कैटेगरीज आती हैं, ये सही है. इट इज हेल्पफुल टू एस्टैब्लिश क्लासिफिकेशंस.
helpful to establish classification? No, it is not. ये पूछ रहे क्यों यूज होता है? क्लासिफिकेशन तो हम खुद कर रहे हैं उसके अंदर, और चेक करते हैं, ये भी हो सकता है. ऑल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज रिफ्लेक्ट कॉमन हैबिटेट्स. ऐसा थोड़ी ना है कि सबका सेम प्लेस ऑफ लिविंग होगा. दिस इज एब्सोल्युटली फॉल्स. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज और ग्रुप शो सिमिलर कैरेक्टर्स एंड हैव नो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. बिल्कुल नहीं होते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. जैसे जीनस पैंथेरा जिसमें लायन, टाइगर और पैंथर आता है, और फेलिस जीनस जिसमें कैट आती है, ये दोनों की फैमिली सेम है, फेलिडी. इसका मतलब है कहीं ना कहीं इनके एंसेस्टर्स सेम हैं, तभी तो बिल्ली को शेर की मौसी बोलते हैं. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. नाउ इन दोनों में से बेस्ट ऑप्शन क्या होगा आप सोचिए, एंड देन वील डिस्कस. नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर जो बेस्ट ऑप्शन है, अब समझिएगा, क्लासिफिकेशन जो कर रहे हैं उसका रिजल्ट है कि ये टैक्सोनॉमिकल सिस्टम बन गया है, क्योंकि हम ग्रुप्स में क्लासिफाई कर रहे हैं. लेकिन हम ग्रुप्स में क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं? ताकि हम एक कॉमन उस पर पहुंच सके. जैसे जब मैं बोलती हूं किंगडम एनिमेलिया, तो आपके दिमाग में वो सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, एनिमल्स जो लोकोमोशन शो करें, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, चल सकते हैं, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं. अब इसके अंदर सारे फाइलम्स होंगे. इसमें आर्थ्रोपोडा भी आ जाएगा, हम आगे जाकर पढ़ेंगे. इसमें कॉर्डेटा भी आ जाएगा, इसमें हेमिकॉर्डेटा आ जाएगा, इसमें पॉरीफेरा आ जाएगा, इसमें सीलेंट्रेटा आ जाएगा. तो हायर ने सारी लोअर कैटेगरीज को अपने अंदर रखा है. तो क्यों हम यूज करते हैं? ताकि जब कोई हायर कैटेगरी का नाम ले और उसके कैरेक्टर्स अगर आपको पता है, तो लोअर कैटेगरीज में तो वो कैरेक्टर होंगे ही होंगे, राइट? सो दिस इज द बेस्ट आंसर. ऑप्शन ए आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स. आइए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. 60. टू डिफरेंट जेनेरा आर क्लासिफाइड इन द सेम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फैमिली. जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, ये फेलिडी फैमिली है और इसमें 2 जेनेरा हैं. इट इंक्लूड्स 2 जेनेरा. लेट्स से पैंथेरा जीनस एक हो गया और एक फेलिस. पैंथेरा में फिर लायन, टाइगर, पैंथर स्पीशीज आ जाएंगी और ये कैट की स्पीशीज आ जाएंगी. ये कह रहे हैं इसका मतलब. Which statement is correct about their classification? Correct. The same class but different species. देखो, अगर फैमिली सेम है लेकिन जीनस डिफरेंट है, तो नेचुरली स्पीशीज तो डिफरेंट ही होंगी, राइट? मोनोटिपिक जीनस भी अगर है, एक ही स्पीशीज वाला जीनस भी है, मान लो ये तो पॉलीटिपिक जीनस है, एक से ज्यादा स्पीशीज वाला. मान लो मोनोटिपिक है, मान लो इसमें एक ही स्पीशीज है, तो भी क्योंकि ये 2 अलग अलग जीनस है, इसकी एक स्पीशीज होगी, इसकी एक स्पीशीज होगी, तो स्पीशीज तो अलग अलग ही होंगी, ये तो तय बात है. सो स्पीशीज विल बी डिफरेंट. क्लास सेम होगा क्या? ऊपर जाओगे आप, ऑर्डर. अब इस ऑर्डर में जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कार्निवोरा ऑर्डर है, तो इसमें एक और फैमिली भी शामिल हो गई है, दैट इज कैनिडी, जिसमें डॉग्स आते हैं, डॉग्स की फैमिली. बट ये तो रहेगा ही ना सब कुछ, ठीक है? अब और ऊपर जाते हैं, सपोज आप क्लास में गए, मैमेलिया, तो मैमल्स में कार्निवोरा तो रहेगा ही ऑर्डर, और भी ऑर्डर्स जुड़ गए. मान लो प्राइमेटा जुड़ गया जिसमें मैन, एप, मंकीज आते हैं, पर ये तो रहा ही ना सब कुछ, राइट? तो इन सबका ये जो फैमिली है, सेम फैमिली जिसमें 2 जीनस थे, इनका सेम ऑर्डर रहेगा और इनका सेम क्लास रहेगा, सेम फाइलम रहेगा, सेम किंगडम रहेगा, क्योंकि ये सेम फैमिली में आ गए हैं. तो अगर इन दोनों की फैमिली सेम है तो इनका ऑर्डर भी सेम होगा, इनका क्लास भी सेम होगी, इनकी फाइलम भी सेम होगा और इनका किंगडम भी सेम होगा. यानी इसके ऊपर के जितने भी कैटेगरीज हैं वो सेम ही होंगी, ये तय बात है. इसके नीचे की कैटेगरी स्पीशीज डिफरेंट होगी. सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन. और चेक करते हैं डिफरेंट क्लास. क्लास कैसे डिफरेंट होगी? जब फैमिली सेम हो गई, भाई आप बहुत ही वो शादी होकर घर में आ गई लड़की, अब हमारी फैमिली की हो गई है, तो अब तो आगे तक सेम ही रहेगी ना, पीढ़ी दर पीढ़ी जो उसकी चलती जाएगी. So different class no, different order no. They will have same class and same order. Same phylum yes, but different class no. इसके ऊपर सारी कैटेगरी सेम होंगी, सेम किंगडम, सेम फाइलम.
डिफरेंट नहीं। सो द बेस्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्लियर? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक बार अगर कोई भी दो ऑर्गेनिजम्स किसी भी एक कैटेगरी में साथ में आ गए हैं तो उसके ऊपर की हायर कैटेगरीज उनकी सेम ही होंगी। जैसे अभी अभी हमने बात की डॉग्स और कैट्स, दो अलग अलग फैमिलीज हैं, तो इनकी जीनस अलग होंगे, इनकी स्पीशीज अलग होंगी। लेकिन अगर ये सेम ऑर्डर में आ गए हैं कार्निवोरा, तो अब इनका उसके ऊपर यानी क्लास, फाइलम, एनिमेलिया, वो सब कुछ सेम होगा। नाउ 61, which one of the following category contains the least similar characters to one another? सबसे कम सिमिलैरिटी, सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी कहां मिलेगी बताइए? सबसे ज्यादा कॉमन कैरेक्टर्स कहां होंगे? स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के बीच में। उससे कम जीनस और करते करते सबसे कम किंगडम। कॉमन कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, सिमिलैरिटीज की बात कर रहे हैं उस ग्रुप के इंडिविजुअल्स के बीच में। जैसे पैंथेरा टिग्रिस स्पीशीज, सारे टाइगर बहुत सेम हैं, लेकिन पैंथेरा जीनस की बात करें तो उसमें टाइगर भी है, लायन भी है, पैंथर्स भी है, सिमिलैरिटी कम हो गई। और उसके ऊपर जाए फैमिली, इसमें कैट्स भी आ गई, तो कैट और लायन के बीच में तो और डिफरेंस बढ़ गया, तो डिफरेंसेस बढ़ते जाते हैं। तो लीस्ट सिमिलर मतलब हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पूछ रहे हैं, और इनमें से हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी डिवीजन या फाइलम है, राइट? और अगर पूछते सबसे ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर्स, तो इन सब में से सबसे नीचे वाली कैटेगरी हम चूज करते जो इन चारों में से फैमिली है, राइट? सो लीस्ट सिमिलर मतलब हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी एंड मोर सिमिलैरिटी मींस लोअर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। नाउ 62, द पेशेंट लाइंग इन कोमा इन हॉस्पिटल सपोर्टेड बाय मशीन्स, हार्ट और लंग मशीन से सपोर्टेड है, हैज नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। सही है, सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती है, सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती है उनको। बोथ ऑफ दी अबव, क्योंकि एक ऑप्शन है तो हमें बी भी चेक करना पड़ेगा। अंडरगोज मेटाबॉलिज्म, यस मेटाबॉलिज्म तो चल ही रहा है ना, तभी तो आप जो दवाइयां दे रहे हैं डॉक्टर्स, मेडिसिन जो ट्राई कर रहे हैं टू ब्रिंग दैट पेशेंट आउट ऑफ कोमा, वो भी तो अंदर वर्क कर रहे हैं, रिएक्शंस हो रहे हैं। कैन रिप्रोड्यूस, नो नॉट, स्लो रेट, फास्ट रेट रिप्रोडक्शन नहीं होगा, सेल्फ कॉन्शियस ही नहीं है वो, अवेयरनेस ही नहीं है। सो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। Now 63, organism that can respond to stimuli, यानी जिनमें कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस एक डिफाइनिंग फीचर है, मतलब सभी लिविंग में है, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो, मल्टीसेल्युलर हो, प्रोकैरियोट्स हो, यूकैरियोट्स हो, सब में। सो बोथ यूकैरियोट्स एज वेल एज प्रोकैरियोट्स। ऐसा नहीं बोल सकते जिनमें नर्वस सिस्टम वेल डेवलप्ड है वही रिस्पॉन्ड करते हैं। इवन एक बैक्टीरिया भी रिस्पॉन्ड करेगा, इवन एक अमीबा भी रिस्पॉन्ड करेगा टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई। So the answer is option C, both eukaryotes and prokaryotes, all living organisms. 64, properties of tissues are present in constituent cell. No, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है emergence. emergence मतलब सेल में वो प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन बहुत सारे सेल का आपस में इंट्रैक्शन हुआ और टिश्यू बना, तो उसके अंदर वो प्रॉपर्टी इमर्ज हो गई, अराइज हो गई। प्रेजेंट इन कंस्टिट्यूएंट सेल, नो। ड्यू टू सिमिलर सेल्स इन देम, नो। Due to similar origin, no. As a result of interaction among constituent cell. और ऐसे ही एक सेल ऑर्गेनेल की जो प्रॉपर्टी है वो उसके मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट नहीं है, बल्कि मॉलिक्यूल्स के इंटरैक्शन के कारण उसमें आ गई है, जो हमने इमर्जेंस बात की थी। यहां पर आंसर है डी फॉर डेली। नाउ 65, मेयर्स बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज इज मेनली बेस्ड ऑन। अर्न्स्ट मेयर ने बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट दिया था और वो बेस्ड था रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पर, यानी अगर दो स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती हैं, दो इंडिविजुअल्स आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं, तो वो डिफरेंट स्पीशीज को बिलोंग करेंगे। सो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आंसर है बी फॉर बॉम्बे। अगर मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स पर बेस्ड होता तो सिबलिंग स्पीशीज को माना जाता सही, जो दिखने में सेम है, लेकिन वो अलग अलग स्पीशीज मानी जाती हैं क्योंकि उनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। सो दिस इज द बेसिस। 66, द डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉमन नेम्स फॉर स्पीशीज इज दैट। क्यों हम लोकल नेम्स, कॉमन नेम्स यूज नहीं करते? क्यों हर ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट स्पीशीज नेम देना पड़ता है? भाई वही बात है कि अगर आपने एक क्लास में या एक फैमिली में 4 बच्चे हैं और चारों को सेम नाम दे दिया सोनू, तो जब मम्मी बुलाएंगे या तो चारों भाग कर जाएंगे अगर कोई गिफ्ट मिलने वाला है, और अगर काम के लिए बुला रही है तो एक भी भाग कर नहीं जाएगा, वो बोलेगा मुझे लगा आप उसको बुला रहे हो, मुझे लगा आप उसको बुला रहे हो। तो ये कंफ्यूजन ना हो, वर्ल्ड लेवल पर एक यूनिफॉर्मिटी रहे, एक नाम एक ही इंडिविजुअल को दिया जाता है, एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म को। द नेम्स मे चेंज, बिल्कुल सही बात है।
कॉमन नेम तो चेंज हो सकता है, मतलब यहां पर मैं गुलाब कह रही हूं, इंग्लैंड में उसको रोज बोल रहे हैं, बंगाल में उसको गुलाब बोल रहे हैं, तमिल में कुछ और बोल रहे हैं, दे में चेंज। वन नेम डज नॉट अप्लाई यूनिवर्सली, ये भी बिल्कुल सही बात है। वन स्पीशीज मे हैव सेवरल कॉमन नेम्स, हो सकता है, जैसे गुलाब की बात की मैंने, रोज बहुत सारे कॉमन नेम्स हो सकते हैं, एंड वन कॉमन नेम मे बी अप्लाई टू टू स्पीशीज। हो सकता है यहां पर गुलाब, रोज को गुलाब बोलते हैं और कहीं पर सनफ्लावर को गुलाब बोलते हैं, तो दो स्पीशीज को एक नाम दे दिया। मैं तो यहां रोज की बात कर रही हूं, रेड कलर का होता है, वो भी यहां गुलाब बोलकर वहां भी गुलाब बोल रहे हैं और वो बोल रहे हैं नहीं वो तो येलो कलर का होता है, तो सब हौच पौच हो जाएगा। सो सभी डिसएडवांटेज है, इसीलिए तो साइंटिफिक नेम्स रखे गए हैं। सो आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नाउ 67, अ टैक्सॉन इज अ, टैक्सॉन क्या था? जो भी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है, चाहे वो किंगडम हो, फाइलम हो, कोई भी कैटेगरी, उसके अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें टैक्सॉन कहते हैं। ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, नो, उसे क्या कहेंगे? ऑर्डर। ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज, नो, इसे कहेंगे जीनस। टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नहीं, बहुत सारे टाइप से होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर। टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग, कोई भी रैंकिंग, कोई भी टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी के जो ग्रुप है, जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। सो आंसर इज ऑप्शन डी फॉर दिल्ली, आयोवा क्वेश्चन है। 68, द प्रैक्टिकल पर्पस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू, प्रैक्टिकली क्यों क्लासिफाई करते हैं? टू नेम द लिविंग ऑर्गेनिज्म, नहीं, नाम देने के लिए थोड़ी ना क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हो? ताकि आप उसे पहचान सको और दूसरे ऑर्गेनिज्म से कंपेयर कर सको, उसके कॉमन, सिमिलैरिटीज, डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर, और आइडेंटिफाई, पहचान सको। एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नो। ट्रेस एवोल्यूशन, नहीं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री तो ट्रेस होगी जब आप क्लासिफाई करोगे, ये सही बात है। जैसे अभी हमने बात की कैट और लायन, एक ही फैमिली अलग अलग, सॉरी, फैमिली एक ही है, जीनस अलग अलग है, एक फैमिली मतलब कहीं ना कहीं ओरिजिन सेम है, लेकिन वो पता करने के लिए क्लासिफाई नहीं कर रहे। क्लासिफाई का मेन एम क्या है? आइडेंटिफाई करना। पहले आइडेंटिफाई तो करें, फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिजम्स। आइडेंटिफाई करके क्लासिफाई करोगे तो नेचुरली फिर आइडिया लगेगा उसकी एवोल्यूशन के बारे में, ओरिजिन के बारे में, कहां से आ रहा है वो, और आप नाम भी दोगे। बट मेन प्रैक्टिकल पर्पस क्या है? आइडेंटिफिकेशन। डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ 69, द सफिक्स फॉर ऑर्डर इज, नाउ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, नोट्स में इंक्लूड कीजिएगा। एल्स, नहीं भी पता तो आप लिख सकते हो, आपको नहीं भी पढ़ाया तो भी याद है। वीट, ट्रिटिकम एस्टिवम, उसका ऑर्डर था पोएल्स। देन मैंगो, क्या ऑर्डर था? सैपिंडेल्स। अगेन एल्स। सो एल्स वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? ऑर्डर के लिए, राइट। नाउ फाइटा वर्ड तो मैंने अभी बताया डिवीजन के लिए, जैसे ब्रायोफाइटा। एसी वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? नहीं भी पढ़ाया तो फैमिली, याद करिए, इसकी फैमिली क्या थी? पोएसी। इसकी फैमिली क्या थी? मैंगो की एनाकार्डियासी। ये रहा एसी, ऑलराइट। फाइसी वर्ड यूज करते हैं क्लास के लिए, एक्टिनोफाइसी एक्सेट्रा, हम पढ़ेंगे ये एनिमल किंगडम में और क्लियर हो जाएगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस डिस्कशन क्लास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 70। ऐसे क्वेश्चंस भी काफी आते हैं। द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ कार्निवोरा इन कैटेगरीज ऑफ मैन एंड हाउस फ्लाई इज रिस्पेक्टिवली। कार्निवोरा, कार्निवोरा की रैंक पहले तो पता होना चाहिए, रैंक या कैटेगरी क्या है। कार्निवोरा एक ऑर्डर है, याद है, जिसमें डॉग की फैमिली, कैट की फैमिली सब आते हैं। यानी बेसिकली आपको मैन और हाउस फ्लाई का ऑर्डर बताना है। ह्यूमन, से होमोसेपियन बायोलॉजिकल नेम है, सेपियन स्पीशीज है, होमो जीनस है, होमिनिडी फैमिली है, प्राइमेटा इसका ऑर्डर है, प्राइमेटा आंसर आ गया। मैमेलिया इसकी क्लास है, ये हमारा जीनस है, ये फैमिली है, ये क्लास है, ये है ऑर्डर। और अगर हम हाउस फ्लाई की बात करें, घर की मक्खी, हाउस फ्लाई, कॉमन हाउस फ्लाई, गुनगुन गुनगुन म्यूजिक देती रहती है, हमने ट्रिक बनाई थी, म्यूजिक दिया, ये ट्रिक थी इसकी। सो मस्का डोमेस्टिका, डोमेस्टिका स्पीशीज है, मस्का जीनस है, मस्किडी ये इसका जीनस है, ये दोनों जीनस है, ये दोनों
फैमिलीज है, ये दोनों क्लास है, डिप्टेरा इसका ऑर्डर है, इंसेक्टा इसकी क्लास है, राइट, और आर्थ्रोपोडा इसका फाइलम था। ये हमने ट्रिक बनाई थी। सो यहां पर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी फॉर दिल्ली। So with this we come to an end of the first chapter of NCERT. I hope you have developed an interest in the subject. आगे हम बहुत सारे और बॉटनी के चैप्टर्स, zoology के चैप्टर्स पढ़ेंगे और ये मिथ, आपका ये भ्रम टूट जाएगा कि बायो इज एंटायरली बेस्ड ऑन रटोफाइंग एंड मगिंग अप एंड लर्निंग। यू हैव टू लर्न, बट वो तो फिजिक्स केमिस्ट्री में भी डेरिवेशंस लर्न करनी पड़ती है, बट हर चीज के पीछे एक लॉजिक है, एक रीजनिंग है जिसे हम समझेंगे with very interesting tricks and all the stories and flowcharts, everything. So see you in the next class. Till then, a very happy learning and have a good day. Thank you.